नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी की 12 विधानसभा सीटों पर होने वाला चुनाव अब रोचक हो गया है। इसकी वजह है मैदान में आ गया 13वां उम्मीदवार। बीजेपी अपने 10 और सपा अपने 2 उम्मीदवारों का नामांकन करा चुकी है, लेकिन मैदान में 13वें उम्मीदवार के आ जाने से किसका गणित बिगड़ सकता है और असल में खेल किसके जरिए किया गया, यह सवाल चर्चा का विषय बन गया। वहीं बीएसपी और कांग्रेस की बात करें तो उनके पत्ते अभी तक नहीं खुले हैं। कब खुलेंगे, क्योंकि अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। विधान परिषद के चुनाव में एक सीट पर जीत हासिल करने के लिए करीब 32 वोट चाहिए। यदि किसी को प्रथम वरीयता के 32 वोट ना मिले तो दूसरी वरीयता के वोटों से फैसला होगा। राज्यसभा चुनाव की तरह ही बीजेपी बीएसपी को वॉकओवर दे सकती है। माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने बीएसपी की मदद की थी। उस समय बीएसपी सुप्रीमो ने सपा को सबक सिखाने की बात भी कही थी। संभावना यह भी बनती है कि बीएसपी इस चुनाव में बीजेपी की पसंद के किसी प्रत्याशी के साथ भी खड़ी हो जाए। तो यूपी विधान परिषद चुनाव की 12 सीटों पर नामांकन के लिए आज आखिरी दिन था। बीजेपी के सभी 10 उम्मीदवारों ने एक साथ नामांकन पत्र अपना दाखिल किया, जबकि सपा की ओर से दोनों प्रत्याशी पहले ही नामांकन कर चुके हैं। इन उम्मीदवारों के अलावा कोई और नहीं उतरता है तो सभी का निर्विरोध चुना जाना ही तय है। बीजेपी की ओर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा, लक्ष्मण आचार्य, कुंवर मानवेंद्र सिंह, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, अश्विनी त्यागी, सलिल बिश्नोई, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी एमएलसी के लिए अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। मौजूदा विधानसभा के समीकरण के हिसाब से बीजेपी के सभी 10 उम्मीदवारों का जीतना तय है। एमएलसी चुनाव के लिए सपा उम्मीदवार के तौर पर अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी पहले ही नामांकन कर चुके हैं। वहीं बीएसपी और कांग्रेस ने अब तक कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा, लेकिन समर्थन उनका किस तरफ जाएगा इसके पत्ते भी अभी तक फिलहाल खोले नहीं गए हैं। लेकिन तीसरा कैंडिडेट मैदान में आने के बाद अब सवाल यह है कि यह कैंडिडेट किसका, या फिर अगर समर्थन है तो वो किसका और खेल किसका है जिसने किसी का खेल बिगाड़ने के लिए कैंडिडेट उतारा है। स्वतंत्र देव जी, इस समय यहाँ पर विधान परिषद का टिकट यहाँ पर उन्होंने नामांकन दाखिल करके बाहर निकले हैं। सर, देखा जाए तो करीब 10 प्रत्याशियों में एक बार फिर से नामांकन दाखिल किया है। किस तरह से देखा जाए इस पूरे परिषद की लड़ाई और आगे किस तरह का रहेगा कार्यक्रम? राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय मोदी जी, केंद्रीय नेतृत्व का हम लोग हृदय से स्वागत कर रहे हैं कि हम सब जैसे कार्यकर्ताओं को स्थान मिला है और हम लोग पार्टी के लिए पूरे समर्पण भावना से हम लोग काम करेंगे और पार्टी का कद बढ़ाएंगे। बिल्कुल, इस समय गोविंद नारायण शुक्ला जी भी हैं। सर, देखा जाए तो एक लंबा समय था पार्टी के लिए, आपने एक लंबा समय दिया और अब जाकर पार्टी ने एक स्थान दिया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जानी जाती है। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 98 लाख कार्यकर्ता हैं। उनमें से हमको स्थान दिया उच्च सदन में आने का। माननीय मोदी जी, योगी जी की जो कार्य हैं उन कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच में जनता के हित कैसे हो उस कामों को करेंगे। आपको भी धन्यवाद और मोदी जी और केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दिनेश शर्मा जी इस समय यहाँ पर नामांकन दाखिल करके बाहर निकले हैं। सर, एक बार फिर से पार्टी ने आपको उच्च सदन भेजा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, आज 10 लोगों ने नामांकन किया है भारतीय जनता पार्टी के। मैं समझता हूँ सभी विजयी होकर आएंगे। विधान परिषद की अपनी गरिमा है। शुचिता और पारदर्शिता के साथ पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। सभी जीत कर आएंगे और सभी संविधान की रक्षा के लिए, जनता के हितों के लिए काम करेंगे। सर, एक बार एक नई चीज देखने को मिली है कि इस बार जो भी प्रत्याशी हैं वो कहीं न कहीं भाजपा में उन्होंने एक लंबा समय दिया है, यानी बाहरी कोई चेहरा इस बार नहीं दिखा। नहीं, जाहिर सी बात है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी जिनको भी चयनित करती है उनकी अपनी कोई विशिष्टता या योग्यता होती है, उसी आधार पर उनका चयन होता है। शर्मा को लेकर सर चर्चा क्यों हो रही है? अच्छे कार्यकर्ता हैं, अब पार्टी ज्वाइन किया है, उनकी अपनी योग्यताएं हैं, उसका जो उपयोग है वो पार्टी करेगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भी प्रत्याशी हैं वो नामांकन करके यहाँ पर बाहर निकल चुके हैं और जाहिर है कि जो प्रत्याशियों का रेला है वो अभी भी यहाँ पर आ रहा है। और अभी एक और प्रत्याशी जो है पीछे हैं, इनसे मैं बातचीत करता हूँ, ठीक निकलने वाले हैं। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जो प्रत्याशी है इनसे मैं बातचीत करता हूँ। सर, देखा जाए तो एक बार फिर से भाजपा ने आपको एक मौका जो दिया है, कैसे इसे देखना चाहेंगे?
अब उच्च सदन में भी हम स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। अब कोई वहाँ भी विकास में बाधा नहीं पहुँचा सकेगा। श्रद्धेय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी हैं, जो जन कल्याणकारी नीतियाँ अपने विधानसभा से भेजेंगे, अब विधान परिषद में भी स्पष्ट रूप से आगे बढ़ेगा। आज हम सबका लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमारे जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को भी आज उस सदन का सदस्य बनाया। बहुत आपका दूसरा मौका है, लेकिन मुझे सवाल ये लेना है कि विधान परिषद अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के क्या रणनीति बनेगी इस बार भाजपा की? हम विधान परिषद में स्पष्ट रूप से बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार एक एक पग बढ़ते जाएं, बल वैभव का युग लाएं। एक सुंदर भारत के निर्माण में, उत्तम प्रदेश बनाने में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी बढ़ रहे हैं। उनके साथ एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में मैं अपना योगदान कर सकूं, मेरी इतनी ही इच्छा है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। बिल्कुल लक्ष्मण आचार्य जी ने कहा कि जिस तरह से विधान परिषद अध्यक्ष को भी लेकर के इन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है भाजपा ने कि जो इस बार रणनीति है वो पूर्ण बहुमत की तरफ होगी। हालांकि अभी भी जो संख्या बल में समाजवादी पार्टी से भाजपा कम है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो रणनीतिक गतिविधियां हैं वो काफी ज्यादा तेज हुई हैं। और जाहिर सी बात है कि इस समय अगर कहा जाए तो हलचल जो है अभी भी आप विधानसभा की तरफ देख सकते हैं, टंडन हॉल की तरफ देख सकते हैं। लगातार जो प्रत्याशियों का जो रेला है वो लगातार आता ही जा रहा है। जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार यहाँ पर सभी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए हुए थे, साथ ही साथ कई सारे कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और सभी ने यहाँ पर पहुंच करके अपने सभी 10 प्रत्याशियों के साथ में यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है। रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बहरहाल तो नामांकन की प्रक्रिया का आखिरी दिन था और उस दिन बीजेपी की तरफ से जो भी कैंडिडेट थे उन्होंने नामांकन किया। नामांकन के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया न्यूज संवाददाता विजय मिश्रा से खास बातचीत की, सुनिए। विधान परिषद चुनाव को लेकर के आज बीजेपी के 10 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। हमसे बातचीत करने के लिए डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी हैं। सर, देखा जाए तो आपके 10 प्रत्याशी आज मैदान में हैं। हालांकि 2 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी पहले से ही कर चुकी है, तो क्या इसमें कहीं से अब 11वें प्रत्याशी क्या कहीं पे कोई एंट्री नहीं दिख रही है या फिर 10 प्रत्याशी में ही भाजपा ने निश्चित कर लिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं उतने हमारे प्रत्याशी हैं और हमारे जो प्रत्याशी हैं वह सभी के सभी विजयी होंगे। 11वां प्रत्याशी लड़ाना या न लड़ाना, यह पार्टी अगर कोई निर्णय करेगी तो देखेंगे, लेकिन हमारे पास जितने विधायक हैं उतने हमारे प्रत्याशी हैं। और अब विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी जो शिक्षक और स्नातक क्षेत्र का चुनाव हुआ है उसके आधार पर, और जो अब विधान परिषद का द्विवार्षिक चुनाव आज जिसके लिए नामांकन हुआ है, इसके आधार पर हम विधान परिषद में भी विधानसभा की तरह एक धमाकेदार मौजूदगी दर्ज कराने जा रहे हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि जैसे ही विधान परिषद चुनाव खत्म होगा मंत्रिमंडल में कुछ रिसफल होंगे, कुछ मंत्री जो हैं नए चेहरे यहाँ पर दस्तक दे सकते हैं मंत्रिमंडल में। देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि मंत्रिपरिषद में किसे लेना, किसे नहीं लेना, किसे रखना, किसे नहीं रखना, तो मुख्यमंत्री जी तय करेंगे और उसकी सूचना आपको समय से मिलेगी। अभी तो ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। सर, एक नाम को लेकर के बड़ी हलचल है अरविंद कुमार शर्मा की, और ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं गुजरात मॉडल जो है वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से हावी होने वाला है। हालांकि गुजरात मॉडल पे पहले भी काम हो रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से एक एक जो गुजरात की जो तौर तरीके हैं वो उत्तर प्रदेश में अब दिखने शुरू हो जाएंगे। देखिए, गुजरात मॉडल का मतलब है विकास मॉडल, रोजगार मॉडल और सुशासन मॉडल, और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में शुरू किए थे उसको उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करके हम लोगों को बहुत खुशी होगी। और हम लोग ये चाहते जरूर हैं कि इस प्रकार से अनुभव रखने वाले श्री अरविंद शर्मा जी आज आए हैं तो जीतेंगे और हमको अनुभव का लाभ मिलेगा। धन्यवाद सर। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये बिल्कुल साफ हो गया है कि सिर्फ 10 चेहरे जो हैं वो इस बार भाजपा से प्रत्याशी होंगे। हालांकि आज आखिरी दिन है, 11वें चेहरे का लोगों का इंतजार रहेगा, क्योंकि अगर सिर्फ 12 से कम ही लोग रहेंगे तो इसमें कहीं से चुनाव नहीं होगा, निर्विरोध ही चयन हो जाएगा। लेकिन वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के और कहीं न कहीं गुजरात मॉडल और अरविंद शर्मा जी के सवाल को लेकर के बिल्कुल साफ किया है कि गुजरात मॉडल को पहले से ही काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, और जाहिर है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बहरहाल तो अब रणनीति क्या होगी, क्योंकि यहां पर 10 और 2 का जो आंकड़ा था वो दोनों ही पार्टियों के लिए स्पष्ट था और वहां उनका चुनाव, उनके कैंडिडेट्स का चुनाव निर्विरोध होना था, उसमें कोई शक शुबा नहीं। लेकिन अब अगर तीसरा प्रत्याशी भी मैदान में है तो आखिर क्यों,
उसकी वजह क्या है और उनके प्रस्तावक कौन, और साथ साथ यह भी है कि असल में किसका खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं और बीएसपी किसको समर्थन देगी, कांग्रेस के पत्ते क्या हैं जो अभी तक खुले नहीं है, इस पर भी इस वक्त चर्चा हो रही सियासी गलियारों में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त मनोज यादव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो स्वागत है मनोज भाई आपका। अमित गुरु है कांग्रेस की तरफ से, वो स्वागत है अमित गुरु आपका। और पंकज रस्तोगी साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, वो स्वागत है पंकज जी आपका। सबसे पहले मनोज भाई मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं, आपके प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया था, बीजेपी के कैंडिडेट्स ने आज नामांकन कर दिया। दोनों की बात अगर करें तो आंकड़ों के हिसाब से तो यह था कि निर्विरोध हो जाएगा, कोई और दिक्कत नहीं है, लेकिन 13वां कैंडिडेट उसके आने के बाद किसका खेल बिगड़ रहा और इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं, पार्टी कैसी रणनीति इस पर बना रही? समाजवादी पार्टी ने इस बिहार पे तो बिल्कुल नहीं नामांकन किया था कि कोई निर्विरोध चुनाव हो जाएगा। हम चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग होगी उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमने अपना गणित सही कर लिया है और उस गणित के आधार पे ही हमने दूसरे प्रत्याशी का नामांकन कराया था। तमाम सारे विपक्ष के ऐसे दल हैं जिनसे आदरणीय राष्ट्रपति जी की बात हुई है, जिनका विश्वास है समाजवादी पार्टी में, और बीजेपी के बहुत सारे भी ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे। तो इसलिए ये बीजेपी के लोग सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले चुनाव वाले वोटिंग वाले दिन उनके बड़े हुए विधायक वोटिंग कहाँ करेंगे या उनके वोट कम पड़ जाएं, सेकंड दौर में उनको जीतने की नौबत आ जाए। इस बात से भली बात उनको समझना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी बिल्कुल तय करके और सोच समझ के ही इस चुनाव में 2 पर्चे हमने दाखिल किए थे और उसी के आधार पे हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये भाजपा जरूर तय कर ले कि वो चुनाव कैसे चुनाव कराना चाहती है, कैसे लड़ना चाहती है और उनके विधायक किस तरीके से वोट करेंगे। ये तो बड़ी खबर आपने दे दी कि आपके तो है ही पक्के और बीजेपी के विधायक भी आपके पक्ष में आ जाएंगे, उनके लोग भी आप ही के लिए समर्थन करेंगे। विजय खैरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता विजय खैरा साहब। सुन लिया आपने मनोज भाई को, उनका कहना है कि हमने निर्विरोध के लिए ना तो नामांकन कराया था, हमारी गणित पहले से एकदम पुख्ता थी और यहां तक गणित इन्होंने बना लिया है कि बीजेपी के विधायक भी इनके साथ है। इसका क्या सवाल उठता है, इनके साथ ये कहना तो इनका चलता रहता है। पुराना सिस्टम है, मुलायम सिंह जी के समय भी इनने इस तरह की हरकतें की थी, विधायक खरीदने का काम किया था, दबाव का काम किया था, गुंडागर्दी से रोकने का काम किया था। वो सब भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। सब हमारे पास जितनी सीटें थी हमने उतने ही टिकट डिक्लेयर करे थे। ये फालतू फंड की बात करने से क्या फायदा है? आप बताइए, जितनी सीटें थी उतने डिक्लेयर किए। इससे पहले वाले चुनाव में भी यही किया था हमने, जितनी थी उतने डिक्लेयर किए थे। बाकी मायावती बहुमत थी, मायावती को मिल गई थी राज्यसभा वाले में। तो ये सब बातें इनकी जो फालतू फंड की है ना, कहानियां जड़ना, उनका चलता है। नया किस्सा तो है नहीं कोई। भारतीय जनता पार्टी सब कारोबार करती नहीं है, विधायक खरीदना, फिर दबाव करना, फिर गुंडागर्दी से 10 विधायक ले आना, वो सब जमाना चला गया। जनता ना इसे पसंद करती है। ये जो इनकी राजनीति का सिस्टम था आपराधिक वाला, वो खेल खत्म हो चुका है, दुकान बंद हो गई है। वो तकलीफ है इनको। मनोज यादव बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा अमित गुरु के पास। सवाल यह है कि आपने बड़ा दावा कर दिया, उस दावे का अभी तक फिलहाल मेरे पास तो कोई आधार नहीं है पत्रकार के तौर पर, लेकिन आपका दावा करना बनता है, आप राजनीति में है। सवाल यह है कि समाज का गणित बिगड़ गया, 13वें कैंडिडेट आने के बाद ये चर्चा शुरू हो गई और आप कह रहे हैं कि बीजेपी का ही गणित आप बिगाड़ कर बैठे। देखिए, वो तो जिस दिन चुनाव होगा, वोटिंग होगी, उस दिन पता चलेगा ना अतुल जी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी हमें नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए। मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बनाई, गोवा में कैसे सरकार बनाई और तमाम सारे स्टेट में आपने, कर्नाटक में कैसे सरकार बनाई। थोड़ा तो बेशर्मी, थोड़ी मतलब इतनी बेशर्मी टीवी पे नहीं, थोड़ी बहुत दिखाई जाती है। इतना आंखों पे इस जनता की पट्टी नहीं बंधी है कि आप बिल्कुल अवतरित होके, आज के विधायक अवतार नहीं लेते हैं, आप खरीद फरोख्त करते हैं, आप दूसरी पार्टियों के नेताओं को खरीदते हैं और हजारों करोड़ों रुपए में खरीदते हैं। इसलिए कम से कम हमारा तो एक एमएलसी का चुनाव 2, 4, 10 वोटें कम पड़ेंगी, हम मैनेज कर लेंगे, जिस तरह मैनेज कर पाएंगे वैसे मैनेज कर लेंगे। लेकिन कम से कम गंगा जी में खड़े होके इस तरह का पाप मत किया करो, बेशर्मी नहीं अच्छी लगती। मनोज भाई आपने कहा जिस तरह से मैनेज कर पाएंगे, खैरा साहब कह रहे हैं वहीं तो वो कह रहे थे कि आप लोग जिस तरह से ही मैनेज करते हैं।
ये क्या है, जिस तरफ से क्या है? पुराना सपा इस बात से नहीं बाजा सकती। एक मिनट अतुल जी, हमने कहा ना कि हमें बीजेपी के विधायक भी वोट करेंगे। हम कह रहे हैं ना सीधा ठोक के, हमारी वो कैसे मैनेज हो गए बीजेपी के विधायक? वो किस तरह से मैनेज हुए? वो जिस तरह से हुए तो किस तरह से हुए मनोज भाई? अतुल जी एक बात बताइए, एक बात बताइए, माने कैसे समझाओ? एक सेकंड, अरे थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखो विजय खेरा जी, धैर्य रखो। आप ये बताइए, क्या हमारी सरकार में कोई विधायक, 200 से ज्यादा विधायक धरने पे बैठ गए थे विधानसभा में? वो हमारी सरकार तो थी नहीं, वो तो बीजेपी की सरकार थी। क्या हमारे विधायकों ने बयान दिए हैं कि अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है? क्या हमारे सांसदों ने बयान दिए हैं कि अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है? तो वो बीजेपी चिंतित हो, समाजवादी पार्टी को चिंता करने की जरूरत चले नहीं भाई, है। ये तो बहुत बड़ी बात है मनोज भाई। बिल्कुल आपने आधार तो सही दिया, अब की बार इस बार जो आपने बताया है, तर्क दिया, वो बिल्कुल लॉजिकल है कि हाँ, उस आधार पर आप दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के विधायक आपके साथ हैं। विजय खैरा जी इसका बाद में फिर विश्लेषण करेंगे। वैसे राजनीति में अगर जो भी कहे कि नहीं हम सब कुछ बिल्कुल पाक साफ करते हैं, तो समझ से परे है, वो सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। अमित गुरु, सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी, उनकी अपनी रणनीति होगी, नीति होगी, उन्होंने अपना नामांकन भी कराया है और उसके आधार पर वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। कहां समर्थन, किसको समर्थन, क्या रणनीति है इस चुनाव को लेकर? देखिए अतुल जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी आज नामांकन हुआ है और नामांकन के बाद अभी की प्रक्रिया जांच की है, उसके बाद चुनाव होंगे। अगर 13वां प्रत्याशी उसकी उम्मीदवारी सही पाई जाती है, ऐसा कि हमको लगता नहीं है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी डैमेज और मैनेज का खेल खेलती है, मुझे नहीं लगता कि उसकी उम्मीदवारी काबिज रह पाएगी। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, हमारे पास स्पष्ट हमारा मत है, हमारे पास संख्या बल नहीं है, और संख्या बल नहीं होने के नाते जो डैमेज और मैनेज की राजनीति भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों की है, उस राह पे हम चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। आपने कोविड के समय में भी भारतीय जनता पार्टी के कृत्य और उसके कलापों को देखा, किस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर खरीद फरोख्त का खेल खेला। आज जो 13वां उम्मीदवार उतर के इस मैदान में आया है, उसमें भी कहीं ना कहीं गंदे खेल खेले जाने का जो एहसास है वो दिखता है। आप देखिए, 13वें प्रत्याशी को अपना दल से भी समर्थन मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के जो बचे विधायक, हमें लगता है उनका एक गठजोड़ बना के किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वह 13वें प्रत्याशी को भी जिता पाने में सफल हो, लेकिन ऐसी मंशा उनकी पूरी होगी मुझे उम्मीद नहीं लगता। हमारे पार्टी का साफ मत है। हाँ। हम अपने शीर्ष नेतृत्व, अभी हमारे पास समय है, शीर्ष नेतृत्व का जैसा भी डिसीजन होगा, जैसा भी उसका निर्णय आएगा, जैसा भी उनका संदेश होगा, उस हिसाब से हम काम करेंगे। अभी हमारे पास सोचने और समझने का बहुत समय है। फिलहाल उम्मीदवारी में हम क्या करते हैं, आने वाले कुछ क्षणों में ये स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आप कह रहे हैं कि आप लोगों के पास समय है और आप सोच समझकर अपना काम आगे करेंगे, और किसका आप साथ दे सकते हैं, किसका साथ नहीं दे सकते हैं, आपने स्पष्ट कर दिया। लेकिन एक बात मैं भी स्पष्ट कर दूं कि सोचते सोचते ही कई जगहों पर बात ऐसे ही हाथ से निकल गई थी, जिसका उदाहरण मनोज भाई भी दे रहे थे और आप भी दे रहे हैं। तो यहां पर आप सोचते समझते ही मत रह जाइए, बल्कि कुछ तो पत्ते खोलिए। सवाल इस बात का है, पंकज रस्तोगी की एक पत्रकार के तौर पर इसको हम कैसे देखें? वो उन पर आरोप लगाएंगे, वो उन पर आरोप लगाएंगे कि हम पाक साफ राजनीति करते हैं, हमारा जो नामांकन है वो बिल्कुल सही है, और उस पे गणित हमारी जो है वो बिल्कुल सही है, हमने कोई खरीद फरोख्त की बात नहीं की है, ना हम करेंगे। डैमेज कंट्रोल करने वाले या फिर खरीद फरोख्त करने वालों को वो टारगेट पर लेंगे। लेकिन 13वां खिलाड़ी जो है इस पूरी टीम का, जिस टीम में असल में 2 सपा के और 10 बीजेपी के लोग हैं, और उसको मैं टीम शब्द बोल रहा हूं, वहां पर जो 13वां खिलाड़ी है, इसका रोल क्या है, और इस रोल से किसका रोल बिगड़ न सकता है, जो आशंका अभी से उठ गई है? देखिए अतुल जी, एक बात समझ लीजिए कि ये 13वां प्रत्याशी जो है ये मुख्य है, क्योंकि 32 एक एमएलसी उम्मीदवार को 32 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो और जो बचे हुए वोट हैं, और समाजवादी पार्टी ने अपने संख्या बल के हिसाब से मतलब एक प्रत्याशी की जगह 2 प्रत्याशी उतारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब समाजवादी पार्टी एक प्रत्याशी तो आसानी से जिता ले जाएगी, लेकिन उसके दूसरे प्रत्याशी के लिए उसको वोट की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो बचे हुए वोट है, सभी दलों के, जैसे कांग्रेस ने भी पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किसको समर्थन करेगी जी, और क्या नाम है, अन्य जो छोटे दल हैं
उन्होंने भी अभी अपना आधार नहीं बताया कि वो किसको वोट करेंगे। बीजेपी ने एक सॉलिड गेम खेलते हुए जो उसका संख्या बल है उसके हिसाब से उसने 10 प्रत्याशी उतारे जो वो आसानी से जीत लेगी, उसमें उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बीजेपी ने इस गणित के तहत ये चीज किया है। और कहीं ना कहीं बीजेपी की निगाहें आगे आने वाले रमेश यादव जो भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी ने जो सभापति थे एमएलसी के, मतलब वहां विधान परिषद के, और समाजवादी पार्टी को बिलोंग करते थे, उनका काल समाप्त हो चुका है और उनको दोबारा समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। तो बीजेपी की नजर कहीं ना कहीं विधान परिषद के सभापति की ओर है। तो ये भी है कि इस चुनाव के खत्म होने के पश्चात बीजेपी अपने किसी समझदार और योग्य व्यक्ति को, क्या नाम है, हमारा इशारा उसी तरफ है, किसी योग्य व्यक्ति को सदन का सभापति बनाने की ओर भी अग्रसर होगी। इसी कड़ी में बीजेपी सुरक्षित तरीके से चल रही है और जो उसके बचे वोट हैं और जो छोटे दल हैं उनके प्रयास से वो 13वां प्रत्याशी भी विजयी कराने में सफल होगी। और अब सवाल ये है कि पंकज जी सवाल इस बात का है कि देखिए ये तो परिणाम आएगा तब हम बताएंगे कि कौन सफल हुआ, वर्तमान में सफल हुई, समाजवादी पार्टी के पास है। पंकज मेरा सवाल ये है, जो मनोज भाई अभी कह रहे थे जी कि असल में बीजेपी के विधायक उनकी तरफ हैं और इसलिए चिंता बीजेपी को होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने सॉलिड गेम खेल दिया है, समाजवादी पार्टी को सोचना होगा। क्या वाकई उनका जो तर्क था या जो उन्होंने आधार दिया वो व्यवहारिक है, उसमें सच्चाई है? नहीं, देखिए दल बदल कानून लागू है। अगर कोई विधायक अगर ऐसा करता है, अगर पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता अयोग्य हो जाएगी, वो सदस्यता चली जाएगी। तो विधायक ऐसा काम नहीं करेंगे। अभी 2022 में चुनाव नहीं हुए और अगली बार उसको पुनः टिकट भी प्राप्त करना है और उसको क्या नाम पुनः चुनाव भी लड़ना है। तो इन सब इसके चलते कोई विधायक इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देगा और इस तरह की चीजें नहीं करेगा कि वो जो है पार्टी व्हिप का उल्लंघन करे और अपनी सदस्यता से हाथ खो बैठे। तो ये तय मान के चलिए। तो मनोज भाई इसका जवाब दें, उसके पहले मैं चाहूंगा विजय खैरा साहब को चर्चा में ले आता हूं। जो छोटे दल हैं, जो तमाम छोटे दल हैं, तो वो क्या नाम है, उनसे क्या नाम है, सामंजस्य बैठा के बहुत अहम होगी, प्रत्याशी जिताने की ओर समाजवादी पार्टी प्रयास कर सकती है। विजय खैरा साहब, आप कह रहे हैं कि हमें इनके बारे में नहीं सोचना है और वो तो आपके लोगों को सोचकर बैठे हैं कि वो उनका साथ देंगे। अब सवाल ये है, सॉलिड गेम अगर बीजेपी खेल रही है, जो कि अक्सर दिखाई देता है और उसका परिणाम आने के बाद ही गेम का पता चलता है, वो गेम तो खेला गया है, रणनीति क्या है? देखिए, हम सीधी बात जानते हैं, हमने अपने संख्या बल पर जितने हम लड़ सकते थे उतने हमने टिकट घोषित कर दिए, उतने लोग जीत जाएंगे। इनका संख्या बल पर एक जीतता है, तीसरे के लिए इनको समर्थन चाहिए। अभी इस मिनट तक ये नहीं बता सकते कौन सा एक विधायक भी इनके पास है। कांग्रेस के सत्ते खोले नहीं, बस आप इनको कसम खा के गई है कि हम वोट देंगे नहीं। अब ये 13वें प्रत्याशी और इनके दूसरे प्रत्याशी का झगड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई इनके ये समझ में नहीं आता क्या। मध्य प्रदेश की बार बार बात कर रहे थे, अभी जो भी बैठे थे वो भी इनको समझ जाना चाहिए कि अगर 2 महीने तक राहुल गांधी जी सिंधिया जी को समय नहीं देते हैं तो सिंधिया जी रहेंगे उस पार्टी में जिसके पास 30 MLA थे। उनको समझ नहीं दे रहे राहुल जी, तो नेतृत्व की अपनी गलतियां छुपाने के लिए बात करते हैं बीजेपी में। अरे बीजेपी में क्या चुनाव लड़े, जनता ने जिता दिया, 1 मिनट में फैसला कर दिया पार। खरीद फरोख्त का क्या सवाल है, जनता ने बता दिया जनता किस तरफ है। तमाके अभी खोल लो भाई, जनता ने सब जगह, उत्तर प्रदेश में भी इन्हें बता दिया, समझा दिया, सिखाएंगे हम भी। जो 5 साल का पुराना जो इनका रिकॉर्ड है अभी जनता के दिल में है वो। अभी इसलिए सापा अभी तो बहुत दूर जाएगी और बसापा से भी नीचे जाएगी, हालात दिख रहे हैं। अब जिसके प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जैसे हैं वैसे हम कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे, वहाँ कर लेंगे। अरे अब वो भाषा जो थी वो गई, अब आपकी वो तड़ी गई, वो गुंडागर्दी गई। एक खरीद के दिखाना, एक तो गुंडागर्दी करके लेके उड़ा के दिखाओ जरा गाड़ी में, पता लग जाएगा तुम्हें। ये योगी जी के शासन में हरकतें कर नहीं पाओगे तुम। तो एक भी विधायक उठाओगे तो पता लग जाएगा तुमको। ये बंद कर दीजिए अब आप, इस सोच छोड़ दीजिए। मनोज भाई जवाब देंगे आप, और इसी में सवाल मैं जोड़ देता हूं। सवाल यह है कि एक पत्रकार के तौर पर मैं समझना चाहता हूं, पंकज जी समझना चाहते हैं कि आपके एक सदस्य को जिताने के लिए कोई अपनी सदस्यता को क्यों कुर्बान करेगा, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं वाकई आपका दावा सही है। और दूसरा कि सॉलिड गेम दूसरी पार्टी भी खेल सकती है अगर सपा अपनी रणनीति बना सकती है। विजय जी का कहना है कि हमारी रणनीति का हिस्सा है और अगर 13वां कैंडिडेट आया है तो कहीं ना कहीं से तो लाया गया होगा, उसको आप कैसे देख रहे हैं, या सिर्फ बीजेपी विधायकों के भरोसे बैठे हैं? देखिए, संख्या बल मेरे ख्याल से चाहे वो पक्ष के लोग हो विपक्ष के लोग हो, सभी को पता है कि कितनी संख्या किसके पास कितनी है।
और सबके अपने अपने आंकड़े हैं। ठीक है। विजय खेड़ा जी उम्र में मुझसे बड़े हैं और मैं सम्मान करता हूँ। ये हमारे समाजवादी संस्कृति में बड़ों का सम्मान करना भी सिखाया जाता है। तुमको गाड़ी से उठवा लेंगे, ये करा देंगे, योगी सरकार, ये धमकी मत दीजिए। आपकी उम्र का सम्मान है ना, अभी मैं जवाब दे देता, 1 मिनट नहीं लगता, मुझे डर वर नहीं लगता है ना। मैं आपसे डरता ना, मैं योगी आदित्यनाथ से डरता ना नरेंद्र मोदी से डरता हूँ। अरे शांत रहिए, चुप रहिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। ये देखिए, आप राजनीतिक व्यक्तियों के गैर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते हो। ये सारी भाषाएं नहीं इस्तेमाल की जाती हैं। बुजुर्ग हैं आप, देखिए बदलो मत। अच्छा इनकी सुन लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। तो 10 विधायक हैं। अच्छा ठीक है, खैरा साहब सुन लीजिए, खैरा साहब सुन लीजिए। मनोज भाई, खैरा साहब ने ये नहीं कहा था कि गाड़ी से उठवा लेंगे। वो ये कह रहे थे कि एक दौर था जब उठवा लिया जाता था, वो दौर अब नहीं है। वो आप पर कटाक्ष कर रहे थे। बहरहाल छोड़िए, हम कह रहे हैं आपके दौर की आपको याद दिला रहे थे। अब अपनी बात आप पूरी करिए मनोज भाई। देखिए अतुल जी, राजनीति की एक भाषा होती है, उससे बड़े हैं और अगर राजनीतिक व्यक्ति हैं तो किसी दूसरे राजनीतिक व्यक्ति से कैसे बात की जाती है, इसकी ये संस्कार भी होते हैं और उन संस्कारों को टीवी के माध्यम से तो बिल्कुल अपना दर्शाने चाहिए। ऐसे नहीं उजागर करने चाहिए कि तुमको 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 इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने से पहले आप अपने बच्चों को सोचो, आप अपने पोते पोती नाते नातियों को समझो कि वो सुन रहे होंगे तो क्या समझ रहे होंगे। प्लीज इस तरह की बात मत करिएगा। हाँ, हमको समझदारी मत बताइए, ठीक, आपके सफेद बालों का लिहाज है बस। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी अपनी पूरी मजबूती के साथ चला गया। अरे विजय खैरा साहब नाराज मत होइए सर, वो तो आपको सम्मान दे रहे हैं ना। देखिए आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो आपको सम्मान दे रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं, तुम कहने के बाद उन्होंने आपत्ति नहीं की। आपका अधिकार है, आप उम्र में बड़े हैं, आप उनको तुम भी कह रहे हैं तो भी वो आपत्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन सुनिए, अब उनकी बात सुनिए। मनोज भाई, अब मेरा जो सवाल था उस पर आ जाइए। पर्सनल यहाँ पर लड़ाई नहीं लड़नी है। यहाँ पर सवाल जो था, अगर आपने कहा कि ये हमारा एक आधार है, इस ग्राउंड पर हमारी जीत पक्की है, तो सवाल मेरा भी होगा और पंकज भाई का भी होगा कि क्यों आपके एक सदस्य को जिताने के लिए कोई अपनी सदस्यता को कुर्बान कर देगा। और दूसरा, अगर बीजेपी ने सॉलिड गेम खेला है तो उसका तोड़ क्या है समाजवादी पार्टी के पास। नहीं, निश्चित तौर पे जो विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो राजभर की पार्टी हो, चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो पराया दल हो, और तमाम सारे जो नाराज विधायक हैं और कांग्रेस है, सभी के पास है विधायक। आप वो चिंता मत करिए, हमारे दूसरे की मनोज भाई, ये पराया दल कौन है? अपना दल ने तो दिया है 13वें को समर्थन, और अपना दल तो है, ये पराया दल कौन है? अरे वो पराया दल भी हमारे पास है, एक पराया दल भी है। आप तो एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज देते चले जा रहे हैं। हाँ, नहीं, पराया दल भी है, उनसे भी वोटें मिलेंगी, आप उससे निश्चित रहिए। समाजवादियों का कैलकुलेशन वोट का महत्व तो बीजेपी के लिए नहीं, क्योंकि बीजेपी अहंकार में है। बीजेपी को लगता है कि 325, 312, 314 सीटें उनके पास जो भी हैं उनकी अपनी, उसके बाद उनको लगता ही नहीं कि उनको नंबर की जरूरत है। लेकिन समाजवादियों ने अपने रिश्ते कायम किए हैं और हमने बहुत लोगों की उत्तर प्रदेश में मदद की है, चाहे राज्यसभा जाने में हो, चाहे विधान परिषद के लिए हो, बहुत सारे राजनीतिक दलों की सभी को पता है। इसलिए समाजवादियों को चिंता नहीं है। चिंता वो लोग करें, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जिनके विधायक नाराज बैठे, जिनके तमाम सारे नेता नाराज बैठे हैं, जिनके टिकट कटने वाले हैं, वो अपनी व्यवस्था करें। सबसे बेहतर जवाब मेरे पास यही है इस बात का। खैरा साहब बहुत जल्दी से एक बार फिर से इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं अमित गुरु के पास जाऊं। आप ही को चिंतित होने की आवश्यकता है, उनके पास अपने और पराये भी हैं, बाकी तो है ही हैं। चलो हम चिंता कर लेते हैं, इनके कहने से हम कर लेंगे चिंता। अगर इनको हमारी चिंता की चिंता है, इनको हमारी चिंता की चिंता है तो हम चिंता कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। अभी तो सामने आ जाएगा कल किसको चिंता। भाग रहे दूसरी पार्टी के लोग छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में, चाहे बंगाल हो चाहे कोई जगह हो हिंदुस्तान में है, और डरना हमको नहीं, चिंता हमें करना है। अरे हमारे तो लोग भाग भाग के आ रहे हैं, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। चलिए अब मनोज भाई आपने सुन लिया, आपकी बात का इतना सम्मान रखा विजय जी ने कि वो कह रहे हैं हम चिंता करने को भी तैयार हैं, चिंता कर लेंगे। अमित गुरु, कांग्रेस तो कुछ चिंता कर नहीं रही है आपके पास, चूंकि वो संख्या बल नहीं है और जितने हैं वो स्पष्ट हैं। लेकिन वहां पर एक बात चिंता की जरूर है, और वो उन लोगों के लिए होगी जो उम्मीद पाले आपसे समर्थन में बैठे हैं। तो कुछ तो पत्ते खोल दीजिए, या वाकई जो आपने पहले स्पष्ट कर दिया है तो हम माने कि वो पत्ता तो खुला ही हुआ था कि आपके लोग कहां जाएंगे। देखिए, मैं बड़े साफगोई के साथ कहना चाहूँगा, अभी हमारे पास सोचने समझने का समय है और हमको अपना पत्ता जो भी खोलना होगा, हमारे नेतृत्व का जो निर्णय होगा उस हिसाब से हम चलेंगे।
एक बात का जवाब मैं देना चाहूंगा। खेरा जी अभी बात कर रहे थे और वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गए मध्य प्रदेश के मामले को लेकर, जब इन्होंने कोविड में वहां पे हमारी सरकार गिराई थी खरीद फरोख्त के जरिए। आज ये जिस तरह से गुंडागर्दी और तमाम सुविधाओं की बात कर रहे थे, इनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं और लग्जरी होटल्स भी हैं और भारी भरकम इनके पास धन दुरुपयोग करने के अवसर भी हैं। तो ये किसी भी स्तर पे जाके कर सकते हैं। 13वें उम्मीदवार के आने की जो बात है, निश्चित तौर पे अपना दल का चेहरा सामने आया है। अपना दल के लोग उस 13वें उम्मीदवार को समर्थन कर रहे हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति में शामिल हो गए हैं। देखिए खेरा साहब, आपको हमको नैतिकता समझाने की और सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने गोवा से लेकर मणिपुर और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में और लेटेस्ट में आपने राजस्थान में अपनी नैतिकता को दिखा दिया है। आपका चार चरित्र चेहरा दिखा है और एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर विधान परिषद के इस चुनाव में आपके पास तो नेताओं का अभाव हो गया है। आप ब्यूरोक्रेट्स को लेके आते हैं। आप बिना ब्यूरोक्रेट्स के आपकी राजनीति नहीं चल रही है। अरे अमित गुरु कहां से कहां चले गए भाई? अरे ब्यूरोक्रेट लाने की परंपरा कोई नहीं है। कांग्रेस पहले से ही चर्चा में रही है। देखिए ब्यूरोक्रेट लाना न लाना वो मेरी चर्चा का विषय नहीं है भाई। अमित गुरु ये उनकी रणनीति का हिस्सा होगा। कांग्रेस लेकर आए ब्यूरोक्रेट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी लेकर आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो आप लोगों को आपस में क्यों दिक्कत है? ब्यूरोक्रेट लाने की परंपरा आज की नहीं है। अमित गुरु, मेरा एक सवाल सुन लीजिए, फिर मैं पंकज जी के पास जाऊं। मेरा सवाल यह है, आप मध्य प्रदेश चले गए, उनके पास गाड़ियां हैं, सब कुछ है, आपने गिना दिया। उत्तर प्रदेश पर लौट कर आते हैं, आपने कहा कि अपना दल का चेहरा सामने आ गया। उसी अपना दल को लेकर खुलकर मनोज भाई ने कहा था कि हमारे पास अपना दल भी और पराया दल भी है। तो उन पर तो आपने आरोप नहीं लगाया जो बीजेपी पर लगा रहे हैं, जबकि वो खुलकर यहीं बैठकर बोल रहे हैं कि हमारे पास अपना दल भी है, पराया दल भी और बीजेपी के विधायक भी है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, चाहे बात बिल्कुल अतुल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी या सपा में बहुत ज्यादा भेद नहीं करता। ये लोग पराये के ऊपर डोरी डालने में बैठने वाले नहीं हैं। और आप अगले 24 घंटे में क्या हो रहा है राजनीति के इस पूरे परिदृश्य को, पूरे घटनाक्रम को देखेंगे, किस तरह से नैतिकता का हनन करके ये लोग एक प्रत्याशी को हराने और जिताने का जो जोड़ तोड़ करेंगे, वो पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कह दूं, राजनीति इनके लिए एक अवसर है और उस अवसर के लिए जितना गिरना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, वो उतना गिर के उस अवसर का लाभ उठाना चाहेंगे। एक बात और, दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैं फिर कहता हूं पूरे साथ गोई के साथ, हमारे पास संख्या बल नहीं है। हम हमारे जो विधायक हैं वो वॉकआउट करेंगे या वोट करेंगे, इसके लिए हमारे पास अभी भी पर्याप्त समय है। हम क्या करने वाले हैं? नहीं, आपके साफ गोई का मैं कायल हूं। पार्टी की जो अमित भाई, आपके साफ गोई का मैं कायल हो गया। वो दिखेगा। मैं एक सुझाव देता हूं सर, व्यक्तिगत तौर पर आपका मानना अधिकार है, आपकी पार्टी का न मानना भी अधिकार है। इतना ज्यादा समय लेकर चिंता करेंगे और समय लेकर सोचेंगे ना, तो उसके कई परिणाम आपको पहले अलग अलग राज्यों में मिल चुके हैं। तो थोड़ा तेज सोचिए तो बेहतर होगा। बाकी आप लोगों का अपना अधिकार है, मैं सिर्फ सुझाव दे रहा हूं। आपका अपना अधिकार है। सीधी सी बात है। हाँ, बहुत सीधी सी बात, बहुत सी नहीं अतुल जी, मैं एक मिनट बोलिए जल्दी से। बहुत सीधी सी बात है, नो डाउट, हमारे कहने की बात नहीं है। हमारे पास वाकई संख्या बल नहीं है। और पिछले राज्यसभा के इलेक्शन में आपने बसपा का एक चेहरा देखा होगा, जहां उन्होंने रामजी गौतम को संख्या बल नहीं होते हुए भी उम्मीदवारी दी थी। आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और बसपा ने मिलकर खेल खेला था। आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता भाई, अमित भाई, उन्होंने मिलकर खेल खेला, बल्कि उन्होंने तो खुलकर खेल खेला। बहन जी ने समाजवादी पार्टी से बदला लेने की बात कही थी और लिया, तो वो तो मिलकर और खुलकर खेल था, उसमें कुछ लुका छिपी नहीं थी। बहरहाल पंकज रस्तोगी जी, अब देखिए राजनीति में सबको नैतिकता का क्या कह रहा, हर एक पार्टी और उनके प्रवक्ता नेता पढ़ाएंगे, खुद अपनी पार्टी में नहीं पढ़ाएंगे, वो अलग विषय हो जाता है। यहां पर सवाल ये कि अगर समाजवादी पार्टी के पास वाकई इतने लोग हैं जिसमें अपना दल भी है और पराया दल भी है और बीजेपी के विधायक भी हैं, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन असल में जो अब तक दिखाई दे रहा है कि 13वां कैंडिडेट कहां से आ रहा है, कौन अब तक समर्थन दे रहा है, उनका नामांकन कितना सही है, प्रस्तावक कहां से, ये सारी चीजें किस तरफ इंगित करती हैं। और इसमें कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा वो तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बीएसपी का स्टैंड अगर होगा तो वो किसके लिए होगा। रस्तोगी साहब, मेरी आवाज जा रही है अब तक?
जी बिल्कुल जारी जी। देखिए एक बात तय समझ लीजिए, ये 13वां प्रत्याशी जो है चुनाव को दिलचस्प बनाने के लिए आ रहा है और चुनाव में ये तय मान के चलिए, जैसा कि कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस की संख्या है, आगे 2022 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। समाजवादी पार्टी यहाँ का मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश का जी। और उसके पहले वो सत्ता में भी रहा है, कई बार उसने यहाँ पर शासन सत्ता बनाई। तो कहीं ना कहीं से और एक बार चुनाव लड़के बीजेपी कांग्रेस पार्टी बीएसपी के समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके देख भी चुकी है। तो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन तो नहीं करेगी, ये बात स्पष्ट है, क्योंकि आगे आने वाला 2022 का चुनाव उसके लिए खतरे की घंटी हो जाएगा। तो ये भी स्पष्ट समझ लीजिए। तो ये और सवाल ये है कि सदन से वॉकआउट करना, तो सदन से अगर आपके सदस्य वॉकआउट करते हैं तो जितनी संख्या सदन में होती है उसी आधार पर ही चुनाव होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर संख्या बल कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है 13वें प्रत्याशी की जीत भी आसान हो जाएगी। तो ये बहुत ही दिलचस्प है। अभी मायावती जी की जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उसने ये स्पष्ट नहीं किया कि उसके विधायकों का रुझान किस ओर रहेगा, वो किसको समर्थन करेंगे, उस पर भी बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं। और सवाल यह है कि सुहेल देव राजभर जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, जो उनके भी विधायक हैं, उनका स्टैंड किस तरफ रहेगा। तो छोटे दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। वो किसको मतलब वोट समर्थन करेंगे, उसी पे 13वें प्रत्याशी का भाग्य डिपेंड करता है। ये बड़ा, अगर इन विधायकों को और छोटे दलों को समझाने में समाजवादी पार्टी समझाने में अगर सफल हो जाती है तो उसके दोनों प्रत्याशियों को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पे डिपेंड करता है कि वो अपने छोटे दलों को किस ओर आकर्षित करने में सफल होती है और भारतीय जनता पार्टी किस ओर अपने विधायकों को वोट करती है, और बहुजन समाजवादी पार्टी जिसके पास ज्यादा वोट बचे हुए हैं और उसका कोई प्रत्याशी नहीं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इस पे देखने को मिलेगा कि क्या खबर है। सवाल इसी बात का है ना, अगर हम देखिए हम अपना दल को छोड़ दें, उन्होंने किसको समर्थन दिया या समर्थन देंगे वो कमोबेश क्लियर है। सुहेल देव का रोल क्या होगा वो कमोबेश क्लियर हो सकता है, लेकिन बीएसपी का रोल अपने आप में बहुत अहम हो जाएगा। और अगर एक तरफ चला गया जैसे पिछली बार हुआ और उसका परिणाम बीजेपी को मिल गया, बिल्कुल खुलकर बोला गया था, इस बार खुलकर नहीं बोला जा रहा है। लेकिन क्या लगता है कि हाँ वही चीज इस बार भी दोहराई जाएगी, इसी रणनीति पर काम हो रहा? बिल्कुल, ये आप तय समझ लीजिए। जैसा कि अभी तमाम अटकलें लगाई जा रही थी बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ, कि बहुजन समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, आगामी विधानसभा 2022 का चुनाव। इस बात की अटकलें बहुत तेज थी, लेकिन 14 जनवरी को मायावती जी के जन्मदिन के दिन मायावती जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि 2022 का विधानसभा चुनाव बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पे लड़ेगी। इस बात को स्पष्ट कर दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल यह है कि जब बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी 2022 का, तो ये उसी परिप्रेक्ष्य का परिणाम होगा कि वो या तो वो साइलेंट क्या नाम अपने विधायकों को इंगित कर देगी कि जो है आप जो 13वां प्रत्याशी है उसको समर्थन करिए, और इसी बात पे डिपेंड करेगा, क्योंकि संख्या बल विधायकों की सर्वाधिक तादाद बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा, मतलब विधायक बनाने का काम बहुजन समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से करेगी, भूमिका भी उसी पर डिपेंड करेगा। ये माने हम कि हमारी भूमिका 10 प्रत्याशियों के बाद समाप्त है, उसके बाद हमारी कोई भूमिका नहीं है। हमने आपसे बता दिया 13वां। अब खैरा साहब, आप इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, जब आप ये कहते हैं और आपकी पार्टी जब ये कहती है तब तो मैं और सतर्क हो जाता हूं। जैसे ही आप कहते हैं कि नहीं इसके बाद हम समाप्त हैं, मैं वहीं से सोचना शुरू कर देता हूं कि यहीं से तो असल में खेल शुरू होगा। हमारे पास विधायक नहीं है, राजनीति तो हम करेंगे ही। अरे आपके पास विधायक नहीं है तो भी आप सरकार बना लेते हैं और गिरा देते हैं। हमारे पास बहुजन समाज पार्टी और हम क्या करेंगे बैठे हुए हैं भाई। अतुल जी, अगर हमारे पास विधायक होते अतिरिक्त तो हम बात करते और चर्चा करते इस बात की कि हमें क्या करना है। हमारे पास अतिरिक्त विधायक नहीं है, लेकिन जो दूसरे लोग कर रहे हैं उसको वेट एंड वॉच तो करेंगे ना। फिर उस हिसाब से हम किसकी मदद करेंगे वो एक अलग बात है। सवाल इसका हम खुद से तो वोट नहीं दिला सकते हैं। अगर ये चुनाव होता है तो नतीजा आप देख लेना, सपा को अपने आप पता लग जाएगा कि क्या हुआ। मनोज यादव, आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। मनोज भाई, आपने कहा कि आपने रिश्ते बनाए, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने रिश्ते बनाए। आपने बहन जी से रिश्ता बनाया था, बाद में उन्होंने बदला ले लिया। आपने अमित गुरु की पार्टी से भी रिश्ता बनाया था, वो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बीजेपी और सपा में कोई अंतर नहीं है, इन लोगों की परंपरा ही यही है।
तो रिश्ते कैसे काम आएंगे आपके? देखिए, मैं हरे रंग में हरे रंग की बात करता हूँ और लाल रंग में लाल रंग की बात। अमित गुरु जी को क्या मालूम है, ये हो जाने। अगर हमारे रिश्ते की जानकारी करनी है तो जाके प्रमोद तिवारी जी से पूछ लीजिए, अमित गुरु को पता चल जाएगा। राज्यसभा मेंबर है प्रमोद तिवारी जी, वो किसकी बदौलत राज्यसभा पहुंचे थे, ये बेहतर तरीके से अमित गुरु जी को मालूम होना चाहिए। टीवी पे बयानबाजी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हम विधान परिषद के चुनाव की बात कर रहे हैं और हम विधान परिषद के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव तक ही सीमित है। हम विधानसभा के चुनाव में नहीं जाने का भी कतई प्रयास कर रहे हैं ना, उन बातों को हम जोड़ रहे हैं। अगर वो बात पूछेंगे तो इनके जो उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, उनसे पूछ लो समाजवादियों का नेचर। इनके जो वित्त मंत्री खन्ना जी, उनसे पूछ लो जाके समाजवादियों का नेचर। इनको सबको पता चल जाएगा। इसलिए हमको मत बताओ, हमें अपने रिश्तों के बारे में मत बताओ। बहुत मदद करते हैं, हम बड़े दिल के लोग हैं। अंसारी हो, अतीक अरे बड़े दिल के लोग। खन्ना से पूछो, खन्ना से पूछो, खन्ना बताएंगे, दिनेश शर्मा बताएंगे, पूछो, सब जानते हैं। प्रमोद तिवारी बताएंगे, हमें मत बताओ। हम पार्टी जरूर उत्तर प्रदेश की है, लेकिन दिल हमारा हिंदुस्तान वाला है। पूरे देश जितना बड़ा है हमारा दिल है। ठीक है, खैरा साहब सर, 1 मिनट रोक रहा हूं, आऊंगा। अमित गुरु आपके पास भी आ रहा हूं। मनोज भाई, आपका दिल बहुत बड़ा है पूरे हिंदुस्तान के लिए, चलिए मान लिया भाई, लेकिन एक दिल और है जो आपसे एक बार बदला ले चुका है और रिश्ते में फिर से दोहरा रहा हूं, आपने पहले भी बनाए थे, बुआ और बबुआ का गठजोड़ हुआ था, उनका नाम आप लोग नहीं ले रहे हैं। आप कह रहे हैं आपके पास अपना दल भी है और भी पार्टियां हैं और पराया दल भी है, लेकिन क्या बीएसपी भी है? आपको लगता है इस बार बदला नहीं होगा? पार्टी के 19 में से 5 विधायक समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच गए थे, आपको याद होगा, राज्यसभा के चुनाव में। आपसे क्या ये बात छुपी है? कोई दबी बात तो है नहीं जो मीडिया के सामने मैं प्रस्तुत करूं। 19 में से 5 विधायक समाजवादी पार्टी के समर्थन में आ गए थे कि नहीं आ गए थे? ठीक है। हमारे कार्यालय में थे कि नहीं थे? तो आप 5 वो जो है वो 10 हो जाएंगे। क्यों आप परेशान हैं? आप नहीं, मैं कतई परेशान नहीं हूं सर, मैं क्यों परेशान हूंगा? मैं तो चर्चा कर रहा हूं, कहीं आप न परेशान हो जाए या कोई और न परेशान हो जाए। मैं तो उस पर आप लोगों से राय ले रहा हूं, आपसे जानकारी ले रहा हूं। 1 मिनट, हम सोच रहे हैं वो सीतापुर वाले हमारे राठौर साहब विधायक हैं, वो बीजेपी के किस प्रत्याशी को वोट करेंगे, ये भी तो सोचिए। बताइए खैरा साहब। पश्चिम खैरा साहब, अब उन्होंने नाम भी लिया, देखिए हम तो नाम लेके बताए। खैरा साहब, अब तो उन्होंने नाम भी ले लिया। पहले आपने कहा कि उन्होंने नाम नहीं लिया, बताएं, अब तो उन्होंने एक नाम भी ले लिया। करेंगे, हमारे तो नंबर पूरे अपने बताओ। अतुल जी आ रहा हूं, अमित भाई आ रहा हूं, खैरा साहब से पूछ लूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। खैरा साहब, ये कह रहा हूँ, ये रिश्ते की बात कर रहे हैं, पहले अपने चाचा का रिश्ता तो बता दें शिवपाल जी का। अरे उसकी रिश्ता है, आपके रिश्ते थे। अरे ये राजनीतिक रिश्ते की बात कर रहे थे, वो तो पर्सनल वाला रिश्ता है। चाचा भतीजा का तो पर्सनल रिश्ता है, ये राजनीतिक रिश्तों की बात कर रहे थे। इन्होंने बड़े दिल से हर एक दल में अपने रिश्ते बनाए हैं, कांग्रेस में भी और बीजेपी के अंदर भी, वो उस रिश्ते की बात कर रहे थे। मदद की है, जो हमारे द्वार पे मांगने आया उसको हमने निराश नहीं किया। प्रमोद तिवारी जी से पूछ लीजिए। निराश क्या करोगे? तो आप है क्या देने को, बचा क्या साहब आगे पास जो दोगे? हाँ, बहुत कुछ देने को है विजय खेरा जी। आप हाथ फैलाओ, आप हाथ फैलाओ, हम आपको भी दे देंगे। हम जहाँ जाएंगे जाके खन्ना से पूछो ना, बताएंगे। हमारे पास आपके वित्त मंत्री से पूछो, बताएंगे। अच्छा मनोज भाई, आप विजय जी को कह रहे हैं कि वो भी आपके द्वार आए, आप उनको भी दे देंगे। तो कल को अगर विजय जी ने ये कह दिया कि भाई जो समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है उनको भी हटा दो और बीजेपी के हम खड़े कर रहे हैं उन पर खड़ा कर दो, तो आप दे देंगे क्या? ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। नहीं देंगे ना, उनके मांगने से आप देंगे और ना आप मांगने के बाद भी अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। बहरहाल, लेकिन यहाँ पर किसके द्वार पर कौन पहुंचा है वो सवाल। अमित भाई कुछ कह रहे हैं आप, बहुत जल्दी से अपने कमेंट करें, फिर मैं पंकज जी के पास जाऊं। अमित गुरु, बोलिए अमित गुरु। समाजवादी पार्टी के हमारे साथी प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के हमारे साथी प्रवक्ता मनोज भाई हमारे प्रिय मित्र हैं, हमारे अच्छे संबंध रिश्ते हैं उनसे। मैं उनको एक बात स्पष्ट कर दूं, मनोज भाई ध्यान से सुन लीजिएगा। जो आपने प्रमोद तिवारी जी की बात की, वो राज्यसभा सांसद बने और नो डाउट मैं कहता हूं सहयोग आपका रहा है, लेकिन अतुल जी आप भी ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगले 24 घंटे के अंदर, अगले आने वाले समय में जो जोड़ तोड़ और गठजोड़ होगा, जो खरीद फरोख्त होगा, वो खरीद फरोख्त प्रमोद तिवारी जी ने नहीं किया था। वो खरीद फरोख्त और तोड़ मोड़ की राजनीति प्रमोद तिवारी या कांग्रेस ने नहीं की थी।
और अगर इसे आप एहसान मानेंगे तो मुलायम सिंह जी को भी हाथ पकड़ा के चलाने का जो पहला काम किया था वो कांग्रेस ने ही किया था। बहरहाल हम उस मुद्दे पर जाएंगे तो बातें बहुत बढ़ जाएंगी। अरे हम मेरा कहना साफ है, हम संख्या बल में कम है, हमारी स्ट्रेटजी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। जरूर जरूर आप इन बातों का जिक्र, आप यूपीए 1 और 2 में हमारे सहयोगी रहे हैं। आप मुझे नहीं लगता कि प्रमोद तिवारी जी ने किसी छल या कांग्रेस पार्टी ने किसी छल का उपयोग किया था राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए। मैं बस इतना स्पष्ट करना चाहता हूं, आप हमारे यूपीए के गवर्नमेंट में हमारे सहयोगी रहे हैं, आगे भी हमारे सहयोगी होंगे या नहीं होंगे वो आगे की बात होगी। बहरहाल मुझे स्पष्ट करना था मनोज भाई। प्रमोद तिवारी जी, चलिए ये तो स्पष्ट हो गया कि भले समाजवादी पार्टी भी बीजेपी की तरह है, लेकिन भविष्य में सहयोगी हो सकती है। कांग्रेस इतना खुला दिल लेकर चल रही है, देख रहे हैं ना मनोज भाई। ठीक है। पंकज जी सवाल अब यहां पर यह है, मैं फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। इस पूरे उसमें एक चीज तो है कि कोई भी चुनाव उत्तर प्रदेश में हो वो रोमांचक होगा, ये तो तय है और इस बार भी ये दिख रहा है। अब यहां पर चाहे वो अपना दल, पराया दल, सुहेलदेव पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, किसको किसका समर्थन मिलेगा, इस रणनीति पर ये दोनों पार्टियां काम कर रही हैं। हिडन एक क्या चीज दिख रही है जो कि वाकई अभी तक शायद भांप नहीं पा रही है सपा, या वाकई मनोज भाई के बात में दम है कि उनकी रणनीति बड़ी कारगर है, जितना उनका आंकड़ा था उसके हिसाब से उनके कैंडिडेट हैं, बाहर के कुछ और लोग भी उनके साथ खड़े हैं, इसलिए फेयर गेम होगा। और फेयर गेम है तो बहुत अच्छी बात है, चुनाव में फेयर होना चाहिए सब कुछ। देखिए एक बात समझ लीजिए, इस चुनाव में, इस एमएलसी के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी किंग मेकर के रूप में उभरेगी और उसी के वोटों के ऊपर सारा गणित निर्भर करेगा। और क्योंकि उसके पास विधायकों की संख्या बहुत है और उसका कोई प्रत्याशी नहीं, वो ये जानती है कि लोग हमको समर्थन नहीं करेंगे अन्य पार्टियों के, तो इससे जो है उसके ऊपर पूरा किंग मेकर की भूमिका उसी की रहेगी। और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2022 के, तो तमाम छोटे बड़े दलों का समीकरण देखते हुए वो तय मान के चलिए प्रबल भूमिका बहुजन समाजवादी पार्टी की रहेगी। और बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायकों का वोट जिस तरफ जाएगा उसकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। ये मेरा अपना आकलन है, अपना एक विचार है, ये तय मान के चलिए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत दारोमदार है और उसी के ही तारतम्य में ये चुनाव कन्फर्म होगा, ये तय मान के चलिए। जैसा कि वहां संख्या बल 19 विधायक करीब उनके पास हैं इस समय, जहां तक मेरी जानकारी है 19 विधायक सदन में हैं, तो ये मान के चलिए कि वो चीजें मतलब अन्य 32 विधायकों की जरूरत है। तो अन्य क्या नाम है, अन्य दलों के जो छोटे बड़े दल हैं और अपनी वैतरणी को पार करने के लिए तमाम दल इसमें सहयोग करके, हो सकता है कि बीएसपी का एक वोट बैंक है, अपना एक जनाधार है। और जैसा कि मायावती जी ने कह दिया कि मैं अकेले 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ूंगी, तो बहुत से दल उनके साथ घटक बनके गठबंधन करके उनके साथ आ सकते हैं। तो ये दिखाने का, उनके साथ समझौता करने का एक बहुत बड़ा विजय खैरा साहब फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा सर। पंकज जी ने जो कहा और आपने भी स्पष्ट कर दिया था कि हम फेयर गेम कर रहे हैं और हमारा जो आंकड़ा था उसके आधार पर हमने 10 कैंडिडेट उतार दिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हम 13वें पर नजर भी रखे हुए हैं, क्योंकि राजनीति और राजनीति करने का सबको अधिकार है। किसी का अगर संख्या बल बढ़ेगा तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, दूसरों को दिक्कत भले हो जाए। तो क्या माने, आप दूर से बैठकर गेम देख रहे हैं या इस गेम में खिलाड़ी भी आपके हैं, गेम भी आपका है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि हम दूर दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं? मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं जो बिल्कुल विदित है आप सबको। पहली बात यह है कि पिछली बार चुनाव के बाद मायावती जी ने एक कसम खाई थी कि वो कभी भी सपा की मदद नहीं करेंगी और जो भी सपा को हराएगा मैं उसको हराऊंगी, स्पष्ट रूप से बोला था। तो एक बात तो ये जो अभी कह रहे थे, मतलब आपने बता दिया कि दूर से बैठकर नहीं देख रहे हैं, आप दूर से बैठकर ये देख रहे हैं कि बीएसपी की भूमिका क्या है। तो बीएसपी ने तय कर रखा, बीएसपी किसको हराने, सपा को हराने के लिए क्या कर रही है। हमने तो बीएसपी की मदद भी की थी पीछे भी, आपको याद होगा गौतम वाले केस में। तो इस तरह से मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे कि सपा के खिलाफ मायावती जाएंगी ही जाएंगी, और सपा के खिलाफ आज की स्थिति में तो संख्या बल दूसरी सीट के लिए होने वाला कहीं से दिखाई दे नहीं रहा। मनोज भाई बहुत संक्षेप में कमेंट करिए, मेरे पास समय नहीं है।
देखिए, बता दिया खैरा साहब ने कि असल में आपके लिए बीजेपी मुश्किल खड़ी करे ना करे, लेकिन कोई एक और है जो मुश्किल खड़ी करेगा, क्योंकि कसम खाया था उन्होंने। देखिए, जैसा कि खेरा साहब ने बड़ी छोटी बात कह दी कि भाजपा ने ये बात, मायावती जी ने ये बात कह दी कि हम मदद नहीं करेंगे और जो सपा को हराएगा वो हम उसकी मदद कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस आपकी मदद नहीं करेगी, एक बात, राजभर आपकी मदद नहीं करेंगे, दो बात, और अनुप्रिया पटेल भी आपकी मदद नहीं करेंगी, क्योंकि आपने उनको इस बार मंत्री नहीं बनाया है। काहे के लिए बिफर पड़े? अरे थोड़ा धैर्य रखिए, फाइनल कमेंट है, हमें भी बोल लेने दीजिए। तीन, अब ये बताइए जो निर्दल है उनके बारे में भी आप सोचिए, उनकी आपने क्या मदद की, कितने लोगों के कितना सम्मान कर दिया है। तो जितने भी राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष में हैं, वो आपके पक्ष में है कि नहीं, या आपके समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में है कि नहीं, ये आप सोचिए। चलिए, रणनीति स्पष्ट हो गई समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की भी। अब देखना यह होगा कि जो रोमांचक मुकाबला होगा 13वें कैंडिडेट के आने से, वो कितना रोमांचक होगा और उसमें कौन कितना फेयर गेम खेलकर इस गेम को जीत पाएगा। बहुत शुक्रिया मनोज भाई आपका, विजय जी आपका, अमित गुरु आपका और पंकज जी आपका भी। तो एमएलसी का चुनाव, और उसमें देखिए आप कि किस तरीके से बीजेपी ने एक बार फिर से सॉलिड गेम लेकिन बहुत ही चुपके से खेला है। अब यहां पर बीजेपी ने एक चीज स्पष्ट भी की है कि बीएसपी की भूमिका को भी वो देख रहे हैं और बीएसपी का रुख क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है पिछले चुनावों को देखते हुए या फिर मौजूदा हालात को देखते हुए। लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपना पूरा जीत का दावा भर रही है। उनका कहना है कि ना सिर्फ हमारे पास अपना दल होगा बल्कि कई पराये दल भी हैं जिससे हमारी जीत सुनिश्चित रहेगी। नमस्कार।